हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में कापियां कैसे लिखें। यानी हमको कापियां लिखना सीखना है कि सर अगर हम अपना टारगेट बना के रखें 70 में 70, तो हमको कापियों की एक लिखने की एक रणनीति पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सर हमको गलतियां नहीं करनी है। तो बिल्कुल बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए है। हर उस विद्यार्थी के लिए है जो कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेकर रखा है। यानी जो कक्षा 10 में बच्चे होते हैं सभी के पास सामाजिक विज्ञान विषय होती है। सभी ये जो सब्जेक्ट है ये अनिवार्य है। तो बिना सामाजिक विज्ञान के कोई बच्चा कक्षा 10 में कैसे पढ़ सकता है। यानी सभी बच्चों के पास ये सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होती है। तो आज की क्लास में बच्चों हम जानने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान की जब कॉपी हम लिखते हैं, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या बोर्ड पेपर, हालांकि ये क्लास बच्चों सभी परीक्षाओं के लिए है। जहां जहां आप सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो आओ देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं या कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हमको बरतनी है जो हम आंसर राइटिंग करते समय बिल्कुल नहीं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों, जब हमको कॉपी मिल जाती है तो हमारी कॉपी का पहला पृष्ठ आपको ऐसा ही दिखता है। जब आप बोर्ड की कॉपी देखते हैं, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको ये कॉपी नजर आएगी। उसमें आपको दिखेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यानी यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, अनुक्रमांक लिखना होगा। शब्दों में पूछेगा तो शब्दों में लिखना होगा, अंकों में पूछेगा तो अंकों में लिखना होगा। ठीक, और अंकों में पूछा है तो अंकों में लिख देंगे बच्चों, अगर शब्दों में पूछ रहा है तो हम शब्दों में लिख देंगे। हालांकि इस बारे में, इस पृष्ठ के बारे में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रविष्ट जो करना है, कहाँ कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ कहाँ पे अंकों में लिखना है, कहाँ पे शब्दों में लिखना है, कहाँ पर जो विद्यार्थी होता है उसको अपने हस्ताक्षर नहीं करने हैं, कहाँ पे अपना उसका नाम नहीं लिखना है। यानी जो भी बच्चे फॉर्मेलिटीज होती हैं हम अगली वीडियो में एक प्रॉपर बना के लेकर आएंगे तो आप सभी को बिल्कुल अवगत कराएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 की जो कॉपी है उसमें जो आंसर राइटिंग करते हैं तो हमको किन बिंदुओं पर ध्यान देना है और कौन सी सावधानियां हमको बरतनी है। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे बच्चों कि उत्तर राइटिंग में अगर उत्तर हम लिखने जा रहे हैं तो एक पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो बच्चों उसमें लिखा मिलता है। यानी हमको ध्यान रखना है हर उत्तर में ये 4 चीजें रखनी हैं। यानी जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको 4 चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल दिल दिमाग जिगर सभी जगह पे बिल्कुल बसी होनी चाहिए। आपके दिलो दिमाग से इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं निकालना है। वो कौन सी सर ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल समझो बच्चों, पहला पॉइंट हो जाएगा प्रश्न संख्या बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। अगर आप लिखते हैं तो आपको प्रश्न संख्या बिल्कुल भूलना नहीं है। जैसे बच्चों, और उसका शीर्षक साफ साफ लिखें। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो प्रश्न संख्या उसका बिल्कुल अच्छे से प्रदर्शित करें और उसका जो शीर्षक है बिल्कुल साफ साफ लिखें। कैसे सर जी, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप ये पॉइंट बता रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं कहाँ पे होता। तो बिल्कुल बच्चों, मैं आप सभी के लिए बिल्कुल उदाहरण लेकर आया हूँ सामने। जैसे साक्षात बच्चों प्रश्न संख्या हुआ, शीर्षक साफ साफ लिखें। देखो बच्चों, ये वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, अब वर्णनात्मक एक यानी फर्स्ट जो होता है हमारा मॉडल पेपर जो होता है बच्चों, पेपर होता है क्रमशः 2 भागों में बटा होता है, एक आ में और दूसरा खंड होता है बा में। तो आ जो होता है खंड उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक, और जो बा खंड होता है उसमें क्वेश्चन होते हैं वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2। तो वर्णनात्मक आ के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो प्रत्येक क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो यहां पर जो दिखाया गया है तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि उत्तर नंबर और वर्णनात्मक क्वेश्चन है, खंड कौन सा है, ये सब आपको सुस्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसी ही कॉपी लिखनी है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे कि सर प्रश्न संख्या हमको समझ में आ गई कि प्रश्न संख्या कौन सी है। ये देखिए प्रश्न संख्या लिखी हुई है, शीर्षक साफ साफ लिखे। बच्चों जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं, देखो इस पे दिख रहा है कि वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। ये जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो वहां पे आपको शीर्षक बिल्कुल सुस्पष्ट लिखना है। यानी कोई भी व्यक्ति
अगर कोई भी टीचर आपका कॉपी चेक करता है, पढ़ता है, तो 2-3 लाइनें बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो आपको वही 2-3 लाइनें क्या करना है, बहुत सुंदर राइटिंग में, बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर बच्चों प्रत्येक जो प्रश्न का परिचय है 2-3 लाइनों में लिखो, है ना। जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है तो उसका जो परिचय होता है, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद जब लिखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में 2-3 लाइनें जो महत्वपूर्ण हैं, यानी जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या है, कौन कौन से आंदोलन किए, कब भारत आए, कब दक्षिण अफ्रीका गए, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपको 2-3 लाइनों में क्या करना है, लिख देना है। तो इसीलिए बच्चों इनका जो परिचय होता है प्रत्येक क्वेश्चन का, उसको बहुत सुस्पष्ट 2-3 लाइनों में लिख देना है। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसमें भी ऐसा आप कर सकते हैं। अगर 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक आप क्या समझ पाए कि प्रश्न संख्या हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, शीर्षक हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का परिचय 2-3 लाइनों में बहुत ही साफ सुथरा लिखना है, जिससे कि जो टीचर आपका पढ़ता है आपको समझ में आ जाए। अगला बिंदु बिंदु और मुख्य बातें लिखें, हेडिंग के साथ लिखें। यानी जब भी आप बच्चों कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिंदुवर लिखें, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये पॉइंट वाइज हम लिखना नहीं जानते, हम तो पैराग्राफ बना के लिखते हैं। नहीं बच्चों, आपको पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। कारण उसका क्या है, उसका कारण ये है क्योंकि जब आप लिखते हैं तो टीचर क्या करता है, ऐसे ऐसे पढ़ लेता है बहुत आसानी से, उसको भी आसानी होती, आपको लिखने में भी आसानी होते। इससे आपके नंबर जो होते हैं, मतलब जो पॉइंट होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, कापी आपकी बढ़ती चली जाती है, भरती चली जाती है, लाइनें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं लिखने के लिए, तो आपका भी फायदा है और टीचर को भी आसानी होती है। और अगर हेडिंग में लिखना है तो आप क्या करेंगे, जब भी मान लो लॉन्ग आंसर पूछ लिया तो बच्चों उसको क्या करना है, हेडिंग बना के लिखना है। जैसे पूछ ले प्रदूषण, तो प्रदूषण को बच्चों आप लिखना चाहें तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज कैसे बनाएंगे, जैसे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण आपने एक पॉइंट किया, एक पॉइंट वायु प्रदूषण लिख दिया, उसके बाद वायु प्रदूषण आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कर दिया जल प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इस तरीके से आपको क्या करना है, हेडिंग वाइज लिख लेना है। ठीक है, तो आप पहले पॉइंट में आप जान गए, यानी हर उत्तर में 4 चीजें रखें। इन चीजों को आपको अपने कॉपी में, अपनी बुक या जो नोट्स होती है उसमें सभी में बच्चों इस सब चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखते रहना है। ठीक, तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले मैंने बताया कि उत्तर नंबर आप याद रखें बहुत अच्छे से, परिचय आपको याद होना चाहिए, यानी परिचय आप लिखना ना भूलें, कतई आप परिचय लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बिंदु और जैसे पहला कारण हो गया, इसके बाद दूसरा कारण होगा, फिर तीसरा कारण होगा, तो इन चीजों को आपको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक बच्चों, अगला निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी निष्कर्ष मतलब क्या होता है, अंत में जब आप आंसर राइटिंग कर चुकते हैं, कर लेते हैं पूरी कॉपी, यानी जो पूरा आंसर होता है उसको कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जो लाइनें लास्ट वाली बचती हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उल्टी सीधी राइटिंग में लिख देते हैं और जो टीचर भी पढ़ता तो समझ में नहीं आता। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, ऐसी गलती आपको करना ही नहीं है। आप जब आंसर समाप्त करते हैं तो उसका जो निष्कर्ष होता है, आप अपने मन में कहानी बनाइए और उस निष्कर्ष को आप सबसे लास्ट में रखिए। जैसे मैंने बताया है कि 2-3 लाइनों में निष्कर्ष अवश्य लिखें। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने दिखाया भी है कि भारत में भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण जोतों का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो लास्ट में आप रखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर होगा लास्ट में आप बिल्कुल उसका जो सार होगी, उसका सारांश जो होगा आप लास्ट में निष्कर्ष में रख देंगे। जैसे आप लोगों निबंध में लिखते हैं निष्कर्ष, उसी तरीके से हर आंसर में आप हेडिंग निष्कर्ष नहीं डालना है, लेकिन जो लाइनें होती हैं 2-3 लास्ट में जब आप लिखते हैं उसमें आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना अपने तरफ से जो कहानी बनाई जाती है। यानी जब टीचर पढ़ता है तो सबसे पहले 2-3 लाइनें ऊपर की पढ़ लेता है और उसके बाद बीच वाला भी पढ़ता है और लास्ट वाली लाइनों पर विशेष ध्यान देता है, जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे का
टारगेट है कि सर हमको एसएसटी में 70 में 70 लेकर आना है, तो इन बिंदुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप अपनी नोट्स पर लिख लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों, इसमें और एक पॉइंट आ जाता है, मार्जिन लाइन के बाईं और कुछ ना लिखें। जैसे बच्चों इस लाइन को कहा जाता है मार्जिन लाइन, है ना, इस लाइन को कहा जाता है मार्जिन लाइन। अब मार्जिन लाइन के इस पार बिल्कुल भी कुछ ना लिखो आप लोग, क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक करता है तो नंबर आपको इधर ही देता है, ठीक है। तो आप जब बोर्ड की कॉपी हो या अर्धवार्षिक आपके विद्यालय की कॉपी हो तो आप इधर बिल्कुल मत लिखिए, इधर कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, कॉपी भरने के जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुछ बच्चे इधर लाइन खींच देते हैं। तो आपको भी बच्चों इधर भी लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि आपको इधर लाइन खींचने से टीचर को भी लगने लगता है कि ये बच्चा कॉपी भरने के चक्कर में है और इसको आता जाता कुछ नहीं। तो आप लिखेंगे बिल्कुल सटीकता से। जैसे मैंने आपको कॉपी दिखाई है, देखो बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत अच्छी राइटिंग में क्या किया गया है बच्चों, लिखा गया है। तो आप इसी तरीके से इस कॉपी को, अपनी कॉपी को भी डिजाइन करके लिखना है। कोई ज़्यादा बनावट नहीं करना है, कोई फुल पत्ती नहीं बनाना है, कोई उस पर कलर नहीं करना है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मार्जिन लाइन के इस पार आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर प्रश्न नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर है तो का इधर लिख सकते हैं, खा इधर लिख सकते, सब इधर लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे बच्चों अंडरलाइन का तरीका। यानी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि अंडरलाइन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर कलर के पेन ले लेते हैं, कोई हरा ले लिया, कोई लाल ले लिया, कोई पीला ले लिया, कोई नीला ले लिया, कोई काला ले लिया, अलग अलग प्रकार के कलर ले लेते हैं और अपनी कॉपी में इस्तेमाल करने लगते हैं। एक लाइन पीले से कर दिया, दूसरी लाइन नीले से कर दिया, तीसरी लाइन लाल से कर दिया, है ना। इसी तरीके से अलग अलग अपनी कॉपी को रंगते रहते हैं। आज हम बताएंगे कि आपको कैसे अंडरलाइन करना चाहिए। अब अंडरलाइन का तरीका क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो जैसे बच्चों हम मान लेते हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में कुछ पूछा गया है, ठीक, उसके बारे में मान लो इसमें पूछ लिया है, तो आपको क्या करना है, जो चीजें लिखी गई इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें लिखा है सूचना पाने का अधिकार, देखो इसमें से ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक, आप सभी को दिख रहा होगा। और इस बच्चे ने क्या किया, जो मेन डेट है यानी बहुत अच्छी जो तारीख है उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट तारीख होती है, उस बच्चे ने क्या किया है, इसमें मेंशन कर दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। और जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया है। तो जब आप कॉपी लिखते हैं तो उस कॉपी में, अगर आपके पास नीले पेन से लिख रहे हैं, अगर आपके पास ब्लैक पेन है, तो उससे आप जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, नाम होंगे, स्थान होंगे, उन चीज़ों को उस ब्लैक पेन से लिख देना है, फिर अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि टीचर जब आपकी कॉपी देखता है तो थोड़ा सा अलग कलर दिखने लगता है। अंडरलाइन जिन वाक्यों को कर देते हैं वो अलग दिखने लगते हैं, जिसके कारण आप सभी को वो अच्छे नंबर दे देता है। तो यानी क्या पता चला, इस बात से हमको पता चला है कि अंडरलाइन का तरीका क्या हो गया है कि तारीख पर हमको अंडरलाइन कर देना है, लेकिन आपको नीले पीले हरे दूसरे कलर से नहीं करने। आपको अपनी कॉपी में सिर्फ दो तरह के पेन यूज करने हैं, एक ब्लू हो जाएगा, दूसरा ब्लैक हो जाएगा। यानी एक नीला होगा और दूसरा ब्लैक होगा। आप नीले से आंसर राइटिंग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको ब्लैक से लिखेंगे, अंडरलाइन आप ब्लैक से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नाम, स्थान एवं मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करना है आप सभी को। अंडरलाइन करते समय केवल स्केल का प्रयोग करें। कुछ बच्चों को मैंने पर्सनल तौर पे अगर देखा जाए, मेरा खुद अनुभव पूछो आप लोग, तो मैं बताऊंगा कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वो अंडरलाइन सिर्फ पेन से करने लगते हैं, यानी ना स्केल का प्रयोग करेंगे ना पटरी का प्रयोग करेंगे, और सीधे क्या करते, कलम उठाते अंडरलाइन कर देते। जैसे बच्चों मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं अंडरलाइन करूंगा तो फिलहाल सीधी हो जा रही है, लेकिन क्या हो जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है। बहुत सारे शब्द जो नहीं कटने चाहिए, जो भद्दे नहीं लगने चाहिए, वो शब्द हमको भद्दे लगने लगते हैं, कट जाते हैं। तो आपको जब अंडरलाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे, स्केल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि लाइन क्या हो, एक सीधी लाइन बन जाए और वो देखने में अच्छी भी लगती है। तो आपको अंडरलाइन करते समय स्केल का प्रयोग करना चाहिए। रंगीन पेन का इस्तेमाल ना करें, है ना बच्चों। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रंगीन पेन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। समझ गए हमारी बात, रंगीन पेन का बिल्कुल प्रयोग बैन है। यानी जो बच्चे
लाल, हरा इस तरह के पेन का प्रयोग करने लगते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगा बच्चों आप इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत अच्छा सुना सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हमको कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को सावधानीपूर्वक लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो हम नो डाउट बच्चों, जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं वो सब पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग गलतियां इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल ना करें, रंगीन पेनों का प्रयोग बिल्कुल ना करो। अगर अभी आप फेयर कॉपी या नोट्स बना रहे हो तो उनमें भी रंगीन पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करो, आप सिर्फ पेन का प्रयोग करो, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक। स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। केवल नीला और काले पेन या स्केच का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने बच्चों बता ही दिया है, ठीक। तो यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको क्या करना है, आप सभी को अंडरलाइन कर देना है, ठीक। नीले और काले पेन का या स्केच का प्रयोग करना है, स्केल का भी यहाँ प्रयोग करना है, और ये जो बहुत सारे कलर के पेन होते हैं इनका बिल्कुल प्रयोग आप अपनी कॉपी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पेन प्रयोग करते हैं तो टीचर जान जाता है कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता है और ये उल्टे सीधे कलरों का प्रयोग कर रहा है, यानी ये सही नहीं लिख सकता, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, उत्तर कितने शब्दों में लिखें। बच्चों का बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमको कैसा पता चलेगा कि मैं जो आंसर लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा दूसरे का, पहला क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, चौथा क्वेश्चन आ जाता है, या 21वां 23वां क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम आंसर राइटिंग किस में कितनी हमको करनी है, कौन सा आंसर हमको 1 पेज में करना है, कौन सा आंसर हमको 2 पेज में करना है। ये बच्चों का बहुत जनरल सवाल है, तो मैं बच्चों बताऊंगा कि आप सभी को क्या करना है। जो क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर में पूछा जाता है, जैसे देखो यहाँ पे आप देखो इसमें मेंशन किया गया है उत्तर नंबर 2 का अथवा है, तो 2 का अथवा का मतलब क्या है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने नंबर में पूछा जा रहा है, 4 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप कितने शब्दों का प्रयोग करेंगे, लगभग 80 से 90 शब्दों को क्या करेंगे बच्चों इसमें लिखेंगे। अगर शब्दों की बात करेंगे तो लगभग 80 से 90 या 100 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। पेज बच्चों आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। आप 1.5 पेज तक क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर में पूछा जाता है आप वहां तक लिख सकते हैं, ठीक। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ये 4 नंबर वालों के लिए था, अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हम सर के कितने शब्दों में लिखें, तो बच्चों आपको लिखना होगा 150 से 160 शब्दों में, यानी 2-3 पेज। आपको अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको लिखना होगा लगभग 150 शब्द, यानी 150 से 160 शब्द तक, इससे प्लस आप जितना भी लिख पाए, लेकिन इन शब्दों से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा आप लिख सकते हैं। अगर पेजेस की बात करें तो पेज कम से कम हमको पता होना चाहिए कि 2-3 पेज हमको लिखने अनिवार्य हैं। अब पेज कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर का हम यहाँ बना देंगे, खा हम यहाँ बनाएंगे, गा वहाँ बना देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। नहीं, कॉपी आपको दिखाई दे रही बच्चों कि हमको कॉपी कैसे लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी लिखना है ना, ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइटिंग में होनी चाहिए। तो आपको कॉपी ऐसा नहीं कि एक शब्द यहाँ लिखो दूसरा शब्द उधर लिखो। अब हाँ ये तो ये हो सकता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, शायद हो सकता है बहुत अच्छी राइटिंग हो, आप दूर दूर लिखते हो, तो बच्चों थोड़ा बहुत सुधार करो, क्योंकि बोर्ड पेपर अभी 4-5-6 महीने हैं, तब तक राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो आप थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए, मोटिवेट रहिए अपनी परीक्षा को लेकर, और आपका रिजल्ट नो डाउट शोर मचाएगा। अगर आप इस क्लास को लेकर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो बिल्कुल बच्चों हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल उसकी सफलता क्या होगी, शोर मचाएगी। जैसे क्या होती है, किस्मत मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है, ठीक। तो आप मेहनत करिए और आप उस मुकाम पे जरूर पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो आप राइटिंग को लेकर, पढ़ाई को लेकर चिंतित तो रहिए, लेकिन इतना भी चिंतित मत रहिए कि आप बीमार पड़ जाएं। थोड़ा बहुत चिंतित रहिए, क्योंकि बच्चों जनरल सी बात है। तो आप सभी को क्या करना है, 4 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग 80 से 90 शब्दों में लिख देना है, यानी 1 से 1.5 पेज। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बच्चों लिखना है 150 से 160 शब्द, वो कम से कम 2-3 पेज तो आपको लिखना ही
होगा। इससे एबव आप जितना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला अगर हम देखेंगे बच्चों, लिखावट एवं प्रस्तुति, यानी आप जब आंसर लिखेंगे तो उसकी प्रस्तुति टीचर के सामने कैसी होनी चाहिए, आपकी कॉपी की प्रस्तुति टीचर के सामने कैसी होनी चाहिए। जैसे बच्चों अब हम देख रहे हैं वर्णात्मक दूसरा, यानी वर्णात्मक नंबर 2 का 5वें का अथवा क्वेश्चन। ठीक, देखो इसमें लिखा साफ सुथरी लिखावट व एक समान स्पेस होना चाहिए। साफ सुथरी बिल्कुल लिखावट होनी चाहिए, है ना। देखो बच्चों आप सभी को दिख रहा होगा कि ये कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी लिखी हुई है, ना इसमें कहीं कटाव है, ना कहीं यहाँ व्हाइटनर लगा हुआ है, ना गंदी है। आपको ये कॉपी गंदी दिख रही है, बिल्कुल आपको साफ सुथरा कॉपी दिख रही है। ठीक, तो आप सभी को बिल्कुल काफी साफ सुथरा लिखनी है, और स्पेस जितना यहाँ पर है उतना यहीं पे, इतना यहाँ है, सब जगह पे स्पेस लगभग समान है। तो आपको इसी तरीके से कॉपी लिखना है। हर प्रश्न की समाप्ति के बाद 1 या 2 लाइन का गैप जरूर बनाएं। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है या क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा, तो आप 2 लाइनें छोड़ दीजिए। तीसरी लाइन से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का का, 2 का खा, या पांचवे का अथवा, या छठे का अथवा, या छठा क्वेश्चन, इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें अनिवार्य रूप से छोड़ देनी, क्योंकि देखने में अच्छा लगने लगेगा। अगर इसी के बाद तुरंत लिखना चालू कर दिए तो थोड़ा भद्दा लगने लगता है। तो आप क्वेश्चन जब समाप्त करेंगे उसके बाद 2 लाइनें छोड़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गलत शब्द को 1 लाइन से काटें, यानी अगर मान लेते हैं बच्चों कि ये लाइनें मान लो ये लाइन गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लाइन से ऐसे कट कर दिए, इसमें क्या गलत हुआ, फिर इसके लाइन से हम दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, ना देखने में ज्यादा भद्दा लगेगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर भद्दा लग रहा, तो छोड़ो, देखो हम बता रहे हैं। अभी देखो इसका जब ब्रश है या पेन है, इसकी क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी सी, बहुत पतला पेन कर दिए। अब देखो, तो अगर इसको हमने काट दिया तो आपको पता भी नहीं चला और बहुत ज्यादा भद्दा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो लग ही रहा। तो आप क्या करेंगे, मान लो गलती हो ही जाती, क्योंकि आप लोग बच्चा पार्टी हो, ज्यादा कुछ तो आपको अभी पता नहीं है देश दुनिया के बारे में, और जिन चीजों के बारे में पता है, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो भी, तो आज की दुनिया तो बच्चों थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही रही है, तो आप भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक, तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, ऐसे एक बार शॉर्ट्स ऐसे स्केल रखेंगे, इसको काट देंगे और अगली लाइन से लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूं, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको लागू जरूर करेंगे, क्योंकि आपको वीडियो देखने का मतलब तभी है जब आप इन चीज़ों को अपने लिखावट में, अपनी कॉपी पर, अपने जीवन में इन चीज़ों को बच्चों क्या करें, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएं, उन चीज़ों को समझ पाएं और अपनी बोर्ड पेपर या अर्धवार्षिक, त्रैमासिक में सुचारू रूप से संचालित कर पाएं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट मैंने बताया बच्चों, वही पॉइंट है, इसमें बताया है अंत में अनुक्रमांक और अंकों व शब्दों में जरूर लिखें। यानी जो अनुक्रमांक है, आपको क्या करना है कि अगर टाइम मिल जा रहा है, आपको टाइम मिल जा रहा है, तो हर पेज पे आपको क्या करना है, अंकों में अनुक्रमांक लिख देना है और शब्दों में अनुक्रमांक लिख देना है। अब ये पूछ रहे होंगे बच्चों, ये सर क्यों? ये इसलिए बच्चों कि कोई कॉपी में पेज कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो जब आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा तो कॉपियां कैसे कभी चेंज हो सकती, कोई पन्ना इधर उधर हो सकता है, ये चीजें नहीं हो सकती। तो आपको ये अनिवार्य रूप से आप इतना जान लीजिए, अगर टाइम आपको मिल पा रहा है तो आप कॉपी के लास्ट में क्या करेंगे, अंकों में अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और शब्दों में अपना अनुक्रमांक जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देख तो रहे ही हो बच्चों कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। मानचित्र, बच्चों को मानचित्र को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम होता है कि सर हम मानचित्र नहीं भर पाते हैं, हमको मानचित्र बहुत कम आता है। तो जिन बच्चों को मानचित्र बिल्कुल नहीं आता है, बेसिक से पढ़ना है, तो बच्चों इसी चैनल में हमारे द्वारा पढ़ाया गया मानचित्र है, आप जाके क्लास कर सकते हैं। ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 में आप जाएंगे तो डालेंगे, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके सर्च करेंगे और हमारे द्वारा यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से मेरी क्लासें देख सकते हैं। मेरे द्वारा कई मॉडल पेपर भी कराए जा रहे हैं, हर चैप्टर के MCQ इंपॉर्टेंट वाले कराए जा रहे हैं। यानी जितनी भी चीज़ें आपको आवश्यक हैं, आप सभी के लिए आवश्यक हैं, वो मैं सब कुछ करा रहा हूँ। आप
बस वीडियो आप देखते रहिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। चलो आप देखेंगे बच्चों, मानचित्र कैसे भरें, यानी मानचित्र भरते समय सावधानियां कौन सी होनी चाहिए। तो सावधानियां देखो बच्चे कौन सी होंगी, स्थानों को सही स्थान पर चिन्हित करें। अगर आपको मानचित्र में एक नंबर चाहिए, यानी 10 में 10 नंबर आपको चाहिए। यानी 10 में 10 का मतलब क्या है, क्योंकि मानचित्र में बच्चों 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो अगर आपको 10 में 10 अंक प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्थानों को सही स्थान पर चिन्हित करना पड़ेगा। अब कैसे, जैसे पूछ लिया कि गांधीनगर कहां पर स्थित है, ठीक, अगर पूछ लिया गांधीनगर कहां पर स्थित है, अब आपको पता ही नहीं है कि गांधीनगर कहां पर स्थित। अब जिन बच्चों को गांधीनगर पता होगा वो बच्चे क्या करेंगे, सीधा सा पॉइंट बनाएंगे और ऐसे बना के क्या करेंगे, गांधीनगर प्रदर्शित कर देंगे। तो उन लोग बच्चों को क्या मिल जाएगा, 1 अंक प्राप्त हो जाएगा, नो डाउट। क्योंकि बच्चे वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत किया है हर एक चीज को पाने के लिए, बार बार लेक्चर को देखा है, बार बार समझा है, तभी तो बच्चे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो आपको हर एक स्थान को बिल्कुल एक रेट स्थान पर मानचित्र पर भरना होगा। और जो बच्चे कलम से मानचित्र भरते हैं बच्चों, उनसे मैं कहूंगा आप पेन से मानचित्र बिल्कुल ना भरें, मानचित्र सिर्फ आप पेंसिल से भरें। और अगर आप एरो का प्रयोग करते हैं, आप पटरी से एरो बनाइए और कुछ स्थान पर उस जगह का नाम इंकित कर दीजिए, यानी अंकित कर दीजिए, ठीक है, जिससे पता चले। और क्वेश्चन नंबर कौन सा ये भी आप बिल्कुल बता दीजिए। निर्धारित मानचित्र प्रतीकों का सही प्रयोग करें। अब ये क्या होता है, ये बच्चों क्या होता है कि बताया कि जो प्रतीक चिन्ह मानचित्र में दिए जाते हैं, कैसे समझो एक बार, कैसे क्या। अब जैसे बच्चों नदी के लिए देखा होगा इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, ये नदी का सिंबल हो गया। पर्वत के लिए बच्चों इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है, हो गया, ठीक। पठार के लिए मान लो कुछ इस तरीके से, पठार के लिए बच्चों मान ले कुछ इस तरीके से सिंबल बनाया जाए। तो अगर पूछ लिया कि गंगा नदी कहाँ उद्गम होता है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करें। अगर पूछ लिया गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो आप क्या करेंगे, उत्तराखंड से होता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चिन्ह बना देंगे। ठीक, सीधी सी बात है बच्चों, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए जो चिन्ह उसमें दिखाता है, यानी जो पेपर में जैसा चिन्ह बना होगा, जिस क्वेश्चन के सामने बना होगा, आप उसी क्वेश्चन के बिंदु को उठाएंगे, यानी उस पॉइंट या प्रत्येक चिन्ह को उठाएंगे, कॉपी अपने मानचित्र में बनाएंगे जहां पे उसको बनना होगा, जहां उसकी एक्यूरेट जगह होगी, उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको बना देंगे। मानचित्र को साफ सुथरे ढंग से भरें, उस पर अनुक्रमांक डालें। यानी बच्चों आप देखे होंगे कि अनुक्रमांक यहाँ भी पड़ा दिखाई दे रहा है, तो यानी मानचित्र पर भी आपको अनुक्रमांक डालना है, यानी मानचित्र को सिर्फ सादा नहीं छोड़ देना है, आप मानचित्र पर भी अनुक्रमांक डालेंगे। और मानचित्र जब आप भरेंगे तो गंदा मानचित्र आपको बिल्कुल नहीं करना है कि बार बार पेंसिल से लिखो और रबड़ से एक बार मिटा दो, यानी आप मिटाएंगे तो है ही अगर गलती हुई, लेकिन आप गंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आप क्या करेंगे, मानचित्र को भरेंगे। ठीक, स्पष्ट और सही वर्तनी से लिखो। कुछ बच्चे उनको पता भी होता है कि सर ये स्थान यहाँ पर ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको वर्तनी नहीं पता होता, शब्द बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो इन चीज़ों को बच्चों आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके कारण आपकी वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपको जिस स्थान पर लिखना है उस स्थान को, जैसे मान लो ये बच्चों राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान आप कैसे लिखेंगे, वर्तनी बच्चों ये सही है। अगर कोई बच्चे को नहीं आता तो कोई दूसरे तरीके से लिख देगा, जब टीचर के पास आपकी कॉपी जाएगी तो नंबर घटा देगा। और आपका बच्चों 70 में 70 का जो सपना है, तो मैं नहीं कहूंगा बच्चों आप 70 में 70 लेकर आ सकते हैं, लेकिन कैसे आ सकते हैं, आप मेहनत करेंगे, वर्तनी को सुधारेंगे। ठीक है, ढंग से कॉपी के साथ बांधें, यानी मानचित्र को आपको क्या करना है, कॉपी के साथ बहुत अच्छे से बांधना है। यानी जब कॉपी आपको मिलेगी तो मानचित्र को बच्चों कॉपी के अंदर रखना है। ऐसा ना हो कि कॉपी के अंदर से मानचित्र झांकता नजर आए कि हम भी हैं, हम भी हैं। ठीक, मानचित्र बिल्कुल झांकना कॉपी से नहीं चाहिए। आप कॉपी के अंदर क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे। मान लेते हैं, एक बार समझ लो बच्चों, है ना, एक बार आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं बच्चों,
ये आपकी कॉपी है, मान ले ये कॉपी है। अगर इसमें हमको मानचित्र कोई लगाना है, मान लेते हैं बच्चों क्या है, ये मानचित्र है, तो इसको क्या करना है, हमको एक कॉपी के अंदर बांधना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी उठाएंगे और इसके अंदर ऐसे मानचित्र बिल्कुल आराम से रख देंगे। अभी बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल आराम से मानचित्र को रख देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखो किसी तरफ से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कुछ पन्ना रखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से कॉपी के अंदर क्या करेंगे, मानचित्र को संलग्न कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बांध देंगे। ठीक, और गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, अब हम देखेंगे इन चीजों को बच्चों आपको करना है, और जो ये हम बताने जा रहे हैं ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्थानों को गलत स्थान पर ना चिन्हित करें। अब मान लो पूछ लिया उत्तर प्रदेश कहाँ है, आप कश्मीर को उत्तर प्रदेश दिखा रहे हो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो स्थान जहां पर है आप उस स्थान को वहीं पर इंकित करें। ठीक, अनागृत प्रतीकों या रंगों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यानी आप देखेंगे तो बच्चों कलरों का बिल्कुल इसमें प्रयोग नहीं करना है। शब्दों को गलत वर्तनी में ना लिखें। इसके पहले मैंने बता दिया है कि शब्दों को क्या करना है, बिल्कुल गलत वर्तनी में नहीं लिखना है। और अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे बच्चों, परीक्षा में समय बचाने की ट्रिक क्या है। अगर आप देखेंगे तो परीक्षा में समय बचाने की ट्रिक आखिर क्या है। ठीक, आप कैसे परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, परीक्षा में हम देखेंगे जैसे पेपर आपको मिलता है तो उसमें समय लिखा होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो आप 3 घंटे आपको मिलता है सिर्फ पेपर करने के लिए, 15 मिनट मिलता है बच्चों पेपर पढ़ने के लिए। तो जब आपको पेपर मिलता है तो आप उस पेपर को पूरा एक एक बिंदु और उसके निर्देश जो दिए जाते हैं बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही सूक्ष्मतम ढंग से, बहुत ही सभ्यता से उन कुछ जो निर्देश हैं उनको देखना है, उनको पढ़ना है और समझना है। 15 मिनट में पूरा पेपर आप पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। तो आपके सामने जब प्रश्न पत्र आता है तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको पूरा आराम से पढ़ लेंगे। पूर्णांक बच्चों 70 का होता ही है, 70 नंबर आपको लिखने होते हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं इसी में ऐड हो जाते हैं। 30 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं। जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी विद्यालय में, जैसे आपका रहन सहन होगा, चाल ढाल होगी, बोली भाषा होगी, टीचरों का सम्मान करते होंगे, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में नंबर ऐड दे दिए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने विद्यालय के टीचरों का सम्मान बहुत ज़्यादा करें, इसलिए आपको नंबर बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाए। ठीक, वो तो वहाँ की बात है। तो सभी दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको समय बचाना है तो आपको क्या करना है, पेपर में जो दिए गए निर्देश हैं उनको बहुत ही सही ढंग से पढ़ना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहले छोटे और पूर्ण रूप से याद उत्तर लिखें। यानी ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना, यानी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट कहें तो सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करने हैं, जो छोटे हैं और जो आपको पूर्णतया याद हैं वो आप जल्दी जल्दी से कर लेंगे। और अगर ये लिखना भी है तो आप क्या करेंगे, 10 सेकंड का टाइम लेंगे और क्वेश्चन को माइंड में याद कर लेंगे कि महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए थे, नमक सत्याग्रह किया था, चंपारण किया था और असहयोग आंदोलन किया था, इस तरह के आंदोलन किए थे। अच्छा हाँ, तो ये कहानी आपके मन में आ गई तो आपको ये याद हो जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, मुश्किल सवालों का उत्तर अंत में दें। यानी आपको जो लगता है कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको बाद के लिए छोड़ दो कि बाद में जब टाइम बचेगा तो मैं याद करके बाद में लिख लूंगा, तो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक, कोशिश करें 15 मिनट पहले कॉपी लिख जाए। ये आपको सब दिन कोशिश करनी है, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक पेपर हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि 15 मिनट पहले हम कॉपी लिख डालें। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 15 मिनट पहले हम कॉपी लिख कर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 15 मिनट बचेंगे तो थोड़ा और लिख लेंगे। नहीं बच्चों, आपको 15 मिनट कॉपी पहले लिख लेना है, फिर कॉपी को एक बार रीचेक कर लेना है कि कोई पॉइंट गलत तो नहीं हो गया। अगर कहीं अंडरलाइन छूट गया हो, कहीं पे मानचित्र भरना छूट गया हो, कुछ ऐसा पॉइंट आपको लिखना हो जो बाद में सोचा हो कि सर बाद में लिख देंगे और फिर भूल गए, तो इन चीज़ों के लिए आपको 15 मिनट क्या करना है, समय बचा के रखना है, और जिससे आपको 15 मिनट फिर से मिल जाएंगे, आप कॉपी 1-2 बार फिर से पलट कर देख सकें। तो ये सब वही बिंदु थे जो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी को क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई है
तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास आप सभी को कैसी लगी। और जल्दी जल्दी ही मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। और आप सभी के लिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सर, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आप जरूर कमेंट करके बताइए। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो एक बार जरूर कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि सर हमको ये क्लास चाहिए, इस पॉइंट पे क्लास चाहिए, बिल्कुल बच्चों आप सभी के लिए उस क्लास को मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। और जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा कि आप सभी को क्लासें जल्दी से जल्दी कराऊँ। ठीक बच्चों, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देते हैं तो एक बार क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात, आप लोगों ने अभी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार बिल्कुल दम से जोर लगा के लाइक कर दो, सभी दोस्त यार मित्रों के पास फॉरवर्ड कर दो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे व्यक्तियों को या आपके सगी संबंधी दोस्त यार जो है सभी को फायदा होना चाहिए, वो भी जान जाएं कि हमको कॉपी कैसे लिखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी सी क्लास समझ में आई होगी। ओके बच्चों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। ओके बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।